हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप ठमके पॉलिटिकल शो। एंड फ्रेंड्स, आज का ये जो एपिसोड है आपको पूरा देखना है क्योंकि ये एक मिथ ब्रेकर वीडियो है। इसमें आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि सरदार पटेल और नेहरू जी के संबंध किस तरह के थे। साथ ही साथ आपको एक कुछ दिलचस्प किस्से जो नेहरू के संबंधित है वो आपको पता चलेंगे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पर हमले के लिए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री पटेल साहब की जो इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है वो सराहनीय है। व्हाट्सएप पे पता नहीं कुछ अजीबोगरीब तरह के इन्फॉर्मेशन फैलाकर ये प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है कि नेहरू एक वंशवादी थे और पटेल बिल्कुल एक सही इंसान थे। चलिए दोस्तों, फिर आज के एपिसोड का प्रारंभ करते हैं। तो आज़ादी के दिन बहुत नज़दीक आ रहे थे। 1 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माननीय पटेल साहब को पत्र लिखते हैं और उस पत्र एक औपचारिक पत्र मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें वो यह निवेदन कर रहे हैं कि पटेल जी, आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो और आपके बिना ये जो हमारे जो मंत्रिमंडल है ये कम्प्लीटली यूज़लेस है। मंत्रिमंडल आपके बगैर बन ही नहीं सकता। तो आप जो है सदृढ़ पिलर है हमारे एक मंत्रिमंडल के लिए। तो औपचारिकता के तौर पर मैं ये पत्र के द्वारा आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। उसके रिप्लाई में 3 अगस्त को पटेल साहब का रिप्लाई ऐसा आता है मित्रों, देखिए कि वो कहते हैं कि आपके पत्र पढ़ा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो 30 साल की एक गहन दोस्ती है, एक प्रेम है हम दोनों के बीच में, एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग के चलते, इस प्रेम के चलते, इस मधुर बंधन के चलते हमें औपचारिकता की यहाँ पर कोई प्लेस दिखाई नहीं दे रहा है। औपचारिकता की ज़रूरत ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है औपचारिकता के लिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आपके और देश की कोई भी एक काम हो, मैं हमेशा तत्पर हूँ। यह जवाब था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में रिश्ते कैसे थे। इतने प्यार भरे रिश्ते, एकदम भाई भाई की तरह दोनों थे। दोस्तों, और एक लांछन जो हमेशा नेहरू पे लगता रहा कि वह एक वंशवादी नेता थे, लेकिन बिल्कुल भी सिरे से खारिज करने लायक बात है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी अपनी एकलौती संतान इंदिरा को कभी भी कांग्रेस की टिकट देने नहीं दिया, ना ही उन्होंने उन्हें संसद का मुंह देखने दिया। हालांकि 1959 में कांग्रेस के सारे नेता मिलकर इंदिरा गांधी को 1 साल के लिए आईएनसी के प्रेसिडेंट बना भी देते हैं, लेकिन इमीडिएटली 1960 में उनका प्लेस नीलम संजू रेड्डी को दिया जाता है। उसके विपरीत मित्रों, जब 1950 में पटेल साहब का निधन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बच्चों की बहुत चिंता होती थी, मतलब पटेल साहब की बच्चों की चिंता होती थी। तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके जो बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा, बेटी मणि बहन पटेल को उन्होंने 1952 में सांसद बनाया दक्षिण केरल प्लेस से। और उसके बाद 57 में उन्होंने आनंद सीट से अगेन मणि बहन को सांसद बनाया। उसके बाद 64 में उन्हें राज्यसभा में भेजा। तो अगेन उसी तरह धाइया भाई पटेल जो उनके बेटे थे, पटेल साहब के बेटे, तो उन्हें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 57 एंड 62 में सांसद बनाया और उनके जीवित काल तक लगभग 1973 तक, जब तक धाइया भाई पटेल जीवित थे, वो राज्यसभा सांसद बने रहे। तो एक समय ऐसा भी आया था कि मणि बहन पटेल एंड धाइया भाई पटेल, ये दोनों भाई बहन एट ए टाइम राज्यसभा और लोकसभा में
थे। ऐसा सहयोग किसी भाई बहन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वंशवादी नेता ने ही निर्मित किया था। आप थोड़ा सोचिए इसमें दोस्तों। और एक दिलचस्प बात, 370 को लागू करने की इश्यूज को लेके अगेन ये सवाल उठाया जाता है कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री ना होके अगर पटेल साहब प्रधानमंत्री रहते तो ये इशू बिल्कुल नहीं होता। ये जटिलता जो कश्मीर को लेके है ये बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 30 अक्टूबर 1948 को मुंबई में श्री पटेल साहब ने खुद यह बात कहा है कि 370 कश्मीर में लागू करना उस वक्त की अनिवार्यता है। अगर हम लागू नहीं करते हैं और कश्मीर के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो कश्मीर सेम क्लॉज के साथ पाकिस्तान में विलीन होने की सारी संभावना है। इसी के चलते यह एक नाजुक घड़ी में इस तरह का फैसला लिया गया था। तो यहाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पटेल होते तो सॉल्व हुआ होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पटेल खुद मानते थे कि यह जो लागू करना था वो सही था। तो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस जो संगठन है उसमें बैन को लेकर है। 1948 4 अप्रैल 1948 पे गांधी जी की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद आरएसएस संगठन को बैन किया गया। तो जो ये पटेल साहब थे इन्होंने ही इस पे बैन लगाया था। लेकिन अभी के तथाकथित राजनीतिज्ञ कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं नेहरू जी की एक दबाव के चलते आरएसएस पे बैन लगा। बिल्कुल भी झूठ है। बदले में उल्टा उसका विपरीत 1949 में खुद नेहरू की पहल की वजह से आरएसएस के ऊपर जो बैन लगी थी वो हट गई मित्रों। एक्चुअली आरएसएस का कोई संविधान नहीं था, प्रॉपर ये नहीं था। तो ये उनके जो वो तिरंगा के सम्मान नहीं करते थे। ये सारे चीज़ों को लेके सरकार और पटेल दोनों खुद आरएसएस को एक अलग नज़रिया से देखा करते थे। तो ये सारे चीज़ आरएसएस ने जब माना कि साथ ही जो हेड ऑफ द आरएसएस है उसका हम चुनाव एक इलेक्शन करके उसका चुनाव हम उनका एक सिलेक्शन करेंगे, ये सारा चीज़ उन्होंने जब लिखित रूप में दिया तब जाके उनके ऊपर से बैन हटी, वो भी नेहरू के पहल के कारण। दोस्तों पटेल साहब खुद अपने जीवित काल में कई बार अपने और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिलेशन को लेकर एक्सप्लेनेशन दिए हैं, खंडन किया है उन्होंने इस तथ्यों को कि जहां पर मनभेद की बात उभर के आती थी। तो अभी ये जब सिचुएशन देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद को जो पटेल से ज़्यादा ये लोग आजकल के राजनेता लोग ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्यारे और बहुत ही सुमधुर संबंध थे। जो लीडर्स थे दोनों भी एक विकास पुरुष और दूसरा लौह पुरुष, ये दोनों नाम पहले की है दोस्तों। अभी उसका यूटिलाइजेशन अलग तरह से लिया जा रहा है। वैसे एक बात और बता दूं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार यह वर्ड का इस्तेमाल किया था कि मैं प्रथम सेवक हूं। अभी आप शायद समझ गए होंगे। दोस्तों अब देखते हैं कुछ किस्से जो नेहरू की लाइफ से जुड़ी हुई है। शायद आपने सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, चलो देखते हैं फिर भी। डॉक्टर जनकराज जैन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निजी सेक्रेटरी थे काफ़ी सालों तक, 8 सालों तक। तो उन्होंने एक किस्सा बयान किया है कि उनके घर में एक सर्वेंट हुआ करता था नत्थू। वो उसे हमेशा रोज़ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि रोज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू को आफ्टरनून में थोड़ी सी सोने की आदत थी, एक स्मॉल नैप। तो उसके लिए जब भी वो घर आते उससे उनके आने से पहले एक आधा घंटा पहले एयर कंडीशनर ऑन करके रखने की उसको एक
इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो लाइक दैट नथु ने उसी तरह से ऑन करके अपना इंतज़ार कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस दिन किसी डेलीगेशन को मिलते मिलते देर हो गया, और आकर उन्होंने जब घर के दरवाजे पे देखा तो नथु उनका वेट करते करते वहीं पर सो गया है। तो पंडित जी ने उसे उठाया नहीं, वो उसके ऊपर से जंप मार के अंदर चले गए। फिर एक अपना नैप कंप्लीट करके जब बाहर आए तो फिर देखा फिर अभी भी सोया हुआ है नत्थु। फिर अगेन ही डिडंट डिस्टर्ब हिम, ही जंप्ड अगेन बैक एंड वेंट आउट। बात करते हैं उनकी सामाजिक एक ईमानदारी की। दोस्तों जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर एक घटना को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि विजयलक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी, वो शिमला गई थी। फिर वहाँ पर उन्होंने उसका जो उनका जो आईबी होता है ना, वहाँ पर उनका स्टे हुआ था, और काफ़ी दिनों तक वहाँ स्टे होने के बाद फिर निकल के आ गई थी। वहाँ का बिल जो है 2500 पेंडिंग था। उस वक्त का जो सीएम था वहाँ के मिस्टर भीमसेन सच्चर, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि सर आपके जो सिस्टर आई थी यहाँ पर और स्टे करके चली गई है, तो फिर उसका 2500 रुपीज़ बिल पेंडिंग है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके रिप्लाई में कहा कि भीमसेन, देखो भाई भीमसेन, अभी तो फिलहाल मेरे पास 2500 एट ए टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ, हाँ लेकिन 5 किस्तों में तुम्हारे जो रकम है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो उन्होंने किया भी। इतना बेहतरीन लोग उस ज़माने में थे। एक सीएम जो अपने पीएम को इस तरह का पत्र लिख सकता था, और एक पीएम जो अपने सीएम को उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देकर एक रोल मॉडल सेट किया जा सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग हमेशा कंजूस समझते थे दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप पे बहुत ही कम अमाउंट खर्च करते थे अपनी आप पे। तो हुआ क्या, एक बार सेस ब्रूनर की एक पेंटिंग ये ऑक्शन हो रहा था, पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा था। तो वह पेंटिंग था गांधी जी के बारे में, लाइक गांधी जी की गंभीर मुद्रा वाला पेंटिंग था। तो इमीडिएटली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना वक्त गवाए, बिना एक सेकंड गवाए 5000 रुपये में उसे खरीद लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा अधिकारी यस रुस्तम ने एक अपनी किताब लिखा, उसने उस किताब के नाम है आई वॉज द शैडो ऑफ मिस्टर नेहरू। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार कभी एक काम के सिलसिले में जब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कमरे में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर उनके नौकर ने उनके एक फटा हुआ काला मोजे को सी रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली बहुत ही सिंपल और ग्राउंड टू अर्थ इंसान थे। मित्रों, पंडित जी पटेल साहब को कितना रेस्पेक्ट करते थे, कितना एक आदर भाव रखते थे, उसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल है। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब के घर थोड़ा बहुत नज़दीक ही थे। जब कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई काम होता था पटेल साहब से, तो खुद चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास अपने पटेल साहब के पास जाते थे और अपने जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट करके फिर चले आते थे। काफ़ी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल साहब को यह कहा था कि कृपा करके कुछ भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बुला लिया करिए, आप कभी मेरे पास आने की जहमत ना उठाइए। लाइकवाइज जब कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने से सीनियर लीडर्स को टेलीफोन पे भी अगर बात करना होता, तो फॉर एग्जांपल जैसे मौलाना आज़ाद हो या फिर पटेल साहब हो, तो इन सारे लोगों के साथ जब बात करना होता था तो पंडित जी खुद टेलीफोन डायल करके उनसे बात करते थे। मित्रों, एक बार ऐसे ही व्यस्तता के कारण उन्होंने अपने निजी सचिव M.O. मिथाई से कहा कि भाई अपना मौलाना जी को फोन लगाइए। तो फिर जब
कॉल पर मौलाना जी आए तो मौलाना जी ने एक बात कहा कि क्यों भाई जवाहर, आज तुम्हारी उंगली में कोई दर्द तो नहीं है? तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन कहा कि आज से ये जो हरकत है ये कभी नहीं होगी। और एक दिलचस्प किस्सा, 1951 के दौरान जब लोकसभा के सत्र अपना बैठक काफ़ी देर तक चला तो रात के खाने का व्यवस्था लोकसभा सचिवालय की तरफ से ही हुआ था। तो सारे सांसद लोग वहीं पर लॉन में बैठे, खाने की व्यवस्था वहीं पर हुआ था, तो वहीं पर खाना खा रहे थे। तो लॉन पे देखा कि बहुत सारे लोग जूठन फेंके जा रहे हैं। पंडित जी ये सब देख के ही डिडंट लाइक, तो उनके हाथ में जो प्लेट था उन्होंने प्लेट अपने साइड में रखवाया, फिर उन्होंने खुद जाकर वो सारे जूठन उठाने लगे। तो ये सारे सीन देख के सारे सांसद जो जितने भी लोग थे वो सारे अपने मिलकर खुद क्लीन करवा दिए। फिर ये दिखाता है कि उनका एक कितना सेंसिबल इंसान थे, कितना सेंसिटिव थे व्यक्ति थे। ये थे मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब के बीच के रिश्तों का खुलासा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, मैं और साथ में कुछ दिलचस्प किस्से जो आपको भी अच्छे लगे होंगे। जो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।